हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, आप एक आज इस नए वीडियो में एक नया चैप्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप इसके नोट्स बनाइए। चैप्टर थोड़ा सा बच्चों का तो मानना ये है कि ये टिपिकल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि केवल 3 फॉर्मूला पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। आपने ध्यान दिया, बहुत ध्यान से ज़रा सुना अगर आपने, तो ये चैप्टर ये वाला जो चैप्टर है वो सबसे आसान लगेगा आपको, सबसे आसान लगेगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप कॉपी पेन निकाल लें और आप मेरे साथ ही साथ नोट करते जाएं। आप ये समझ लो, ये चैप्टर 10th वाला चैप्टर है। क्लास 10th में भी इतना आसान चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ वर्क की। किसकी? वर्क। जैसे ये कोई बॉडी है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये कोई बॉडी है, फिगर बनाओ इस पे, और इस बॉडी को हमने फोर्स F फोर्स लगाया इस पर, फोर्स F फोर्स लगा करके हम इसको आगे खींच रहे हैं, और इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर है इस थीटा एंगल पर, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चा, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में बच्चों ये रहा, और फोर्स की डायरेक्शन में क्या चाहिए हमको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स जैसे बॉडी, इस बॉडी पर फोर्स हमने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इसमें इधर है थीटा एंगल पर। तो हमें वर्क का फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है और हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इस डी का डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा पर है, तो इस डी का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? ये वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा। तो फोर्स ये रहा एफ। वर्क के लिए वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मेरे ख्याल से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये। फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला मैंने वेक्टर एनालिसिस एक चैप्टर पढ़ाया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और उसमें एग्जांपल दिया था वर्क का, एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा फोर्स, और इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट का इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ कंपोनेंट? ये वाला डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। वैसे भी एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। वर्क की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल होती है। जूल इज यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इन एसआई सिस्टम। और वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या तो ये लिख दो एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये आपने एग्जाम्पल पढ़ा था किसमें? वेक्टर एनालिसिस में। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा, और वर्क की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में जूल। अगर हम इसी बॉडी पर, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में बच्चों, और इसमें डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, तब इस पर वर्क के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? वर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक ही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डी है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ? एफ कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख सकता हूं W इक्वल टू डी डॉट एफ, डिस्प्लेसमेंट डी डॉट एफ को लिख सकता हूं डी एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स, डी एफ कॉस थीटा। और डी एफ कॉस थीटा को लिख सकता हूं एफ डी कॉस थीटा। दैट इज W इक्वल टू डी डॉट एफ और एफ डॉट डी, एक ही बात है, एफ डी कॉस थीटा जूल। द कॉम्यूटेटिव लॉ इज ओबेड हियर। कॉम्यूटेटिव लॉ समझते हैं ना, हम इसका क्रम बदल कर लिख सकते हैं। डी डॉट एफ को एफ डॉट डी लिख सकते हैं,
और डी डॉट एफ या एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा, और वर्क की यूनिट होती है मेरे बच्चे जूल। नोट कर लेना। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले में कहीं टाइम नहीं है, सो द वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन। इस फॉर्मूले में कहीं टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क का मान टाइम पर डिपेंड नहीं करता। वर्क कितने समय में किया गया है इस बात पर वर्क डिपेंड नहीं करता। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टेकन। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब वर्क जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो है तब भी वर्क जीरो हो जाएगा, और अगर थीटा एफ और डी के बीच में थीटा एंगल 90 है तब भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन इज जीरो। दैट इज नो वर्क इज डन इन पुशिंग ए वॉल। किसी दीवार को आप धक्का दें, किसी दीवार, समझ गए ना, वो कोई दीवार है, उसको धक्का दें तो क्या दीवार गिर जाएगी? मजबूत दीवार है और उसको धक्का दें, पुश करें आप, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। कोई बहुत हैवी बॉडी को डिस्प्लेस करने का पुश करें आप और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। नो वर्क इज डन इन पुशिंग ए बॉल और रिमेन स्टैंडिंग विद द लोड ऑन द हेड। जैसे हम कोई वेट, ये आप खड़े हुए हैं, है ना, कोई वेट आपके, आप वेट अपने सर पर लेकर के खड़े हुए हैं, ये कोई बॉडी है, वेट किधर होगा, डाउनवर्ड, फोर्स कितना होगा, वेट के बराबर होगा ना, mg के बराबर, और रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कोई वेट लेकर के, आप अपने सर पर वेट लेकर के खड़े हुए हो, एक ही जगह पर रेस्ट पर हो, तो आपके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, फोर्स है, तब भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। किसी दीवार को आप धक्का दें, पुश करें, और दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है ना, तब भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। और एक और एग्जांपल, और ट्राइंग टू कंप्रेस ए सॉलिड और लिक्विड, वर्क डन इज जीरो। किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को कंप्रेस करने में वर्क जीरो होगा। कोई सॉलिड है, कोई लोहे का, कोई लोहे की बॉल ले लें, सॉलिड, लोहे की सॉलिड बॉल ले लो आप और उसको दबाओ, तो क्या कंप्रेस कर सकते हो आप? नहीं कर सकते उसे, ठीक है कि नहीं। पानी लो, लिक्विड, ठीक है ना, पानी ले लो, ग्लास में भर लो और उसको दबाओ पानी को, तो क्या कंप्रेस हो जाएगा पानी? नहीं होगा। किसी लिक्विड को या किसी सॉलिड को कंप्रेस करने में भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसमें उसका चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बच्चों, ये आप अगर आप ध्यान से सुने और देखें तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप इसको लिख लें तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, कई सारे क्वेश्चंस का आंसर है। जैसे ये कोई ब्लॉक है बच्चों, ब्लॉक समझते हो ना, और इस ब्लॉक को किसी स्प्रिंग से हमने बांध दिया है, ठीक है, और इस ब्लॉक को हमने यहां से पकड़ा और यहां से पकड़कर इस डायरेक्शन में इसको, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय मैन, ये एफ जो है किसके द्वारा लगाया जा रहा है, फोर्स बाय मैन, हमारे द्वारा या आपके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट। और जैसे ही हमने पकड़ करके उसको इधर खींचा तो इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। जैसे हम ऐसे कहें बच्चों आपसे कि जैसे ये कोई ब्लॉक है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसका मास m है और इसको किसी स्प्रिंग से बांध रखा है, ठीक है ना, रिजिड सपोर्ट है, ये यहां पर बंधा हुआ है, ठीक है। जब हमने इस ब्लॉक को फोर्स लगा करके इस डायरेक्शन में खींचा तो ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से,
यहां से चल करके ब्लॉक मान लो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया इस जगह पर। तो यहां से इनिशियल पोजीशन से इस वाली पोजीशन पर आने में मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट x है मान लो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो स्प्रिंग खिंची होगी ना ऐसे भाई। पहले ब्लॉक यहां पर है, जब इस ब्लॉक को पकड़ करके हमने ऐसे खींचा होगा तो ये जो फोर्स लगाया है, ये जो फोर्स लगाया है बाई एक्सटर्नल एजेंट, बाई मैन कह दो, बाई एक्सटर्नल एजेंट, क्लियर है। और जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है x इधर की तरफ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही पकड़ करके हम इसको खींचेंगे ऐसे, अरे हमने फोर्स लगा करके इधर खींचा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो जैसे ही इस ब्लॉक को पकड़कर हम खींचेंगे तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी, ये वाला फोर्स F इक्वल टू kx। ये एक्चुअल में हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ, ये नियम है, हुक का नियम है, हुक्स लॉ। और इस ब्लॉक का वेट किधर होगा मेरे बच्चे, mg नीचे होगा, रिएक्शन किधर होगी, r ऊपर होगी। और ब्लॉक किधर चल रहा है, हमने इस ब्लॉक को ऐसे खींचा है, मोशन इधर कर रहा है, तो इस प्लेन और इस ब्लॉक का लोअर सरफेस जहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके बीच में जिधर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक की मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा म्यू इंटू आर, और यहां पर आर बराबर कितना है, mg। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू mg। इस फिगर को बना लें आप, ध्यान से बना लिया। तो जरा गौर से देखो, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है बच्चों, इधर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। रिएक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब परपेंडिकुलर हैं तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए पहला पॉइंट लिखा है, नोट कर लीजिएगा, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर 0 बिकॉज थीटा इज 90। क्यों, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा इस ब्लॉक पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ये बात तो क्लियर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, ये वाला म्यू mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर है बच्चों और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू FD cos थीटा। F की जगह पर तो क्या लिखेंगे, F की जगह पर तो म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, x। इस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर x, और थीटा कितना है, x तो इधर है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है, इन डिस्प्लेसमेंट x और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। FD cos थीटा, F की जगह पर तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगाया है मैंने, म्यू mg, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट x है, इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, एंगल 180 है। cos 180 की वैल्यू -1 होती है बच्चों, cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू यहां पर नोट कर लो, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पर -1 लिख देंगे बच्चों। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस म्यू mg x, माइनस म्यू mg x। क्लियर है, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, इस फोर्स को बच्चों जो स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक पर लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक को हमने इधर खींचा, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को आगे बढ़ाने से रोकेगी, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी।
दिस इज द इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक पर इस स्प्रिंग के द्वारा इलास्टिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो पहली बात तो वर्क नेगेटिव आएगा। अब इलास्टिक फोर्स के द्वारा वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स हमेशा एक फॉर्मूला है ये बच्चों, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए उसके अपोजिट है। तो वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला है मेरे बच्चे ये वाला जो लिखा है आपने, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला है वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इलास्टिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बच्चों में ड्राइव कराऊंगा इसी चैप्टर में, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स इन स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा। एंड वर्क डन बाय मैन के द्वारा कितना वर्क होगा देखो बच्चों, तो देखो जरा यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू mgx, वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाय मैन कितना होगा भाई? इन दोनों का तो वर्क 0 हो गया, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए 0 हो गया। क्योंकि एफ डी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसका वर्क नेगेटिव होगा माइनस म्यू mgx। वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, अपोजिट है, वर्क नेगेटिव होगा। तो इस इलास्टिक फोर्स के द्वारा वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। तो वर्क डन बाय मैन कितना होगा फिर आप? वर्क डन बाय मैन, क्योंकि मैन तो इन दोनों फोर्सों के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा ना, तो वर्क डन बाय मैन कितना होगा? मैन के द्वारा तो ऐसे फोर्स लगाया जा रहा होगा ना, इस तरह डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय मैन, और मैन कितना फोर्स लगा रहा है? इन दोनों फोर्सों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा वर्क कितना था? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस वाले फोर्स के द्वारा वर्क कितना है? माइनस म्यू mgx। तो ये वाला वर्क और ये वाला वर्क जोड़ दो, तो इन दोनों के अगेंस्ट मैन को वर्क कितना करना पड़ेगा? इन दोनों के अगेंस्ट सेम वर्क होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये रहा। तो वर्क डन बाय मैन हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू mgx। क्लियर भाई? इन दोनों फोर्सों के अगेंस्ट ही तो वर्क करना पड़ेगा ना मैन को। तो मैन जो फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, वो इन दोनों के अगेंस्ट खींचने में वर्क करना पड़ेगा, और उतना ही होगा जितना इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। इन दोनों के द्वारा किया गया वर्क कितना है? इसके द्वारा किया गया वर्क तो ये है, और इस वाले फोर्स के द्वारा वर्क कितना है? तो इन दोनों के वर्क को ऐड कर दो, उतना ही वर्क इन दोनों के अगेंस्ट मैन को करना पड़ेगा, अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों, क्योंकि मैन के द्वारा फोर्स इधर लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये वाले वर्क, ये माइनस है, ये माइनस, दोनों को ऐड कर दो, तो मैन के द्वारा इतना एनर्जी खर्च की जाएगी, ठीक है ना? ये ऐड कर लो दोनों को। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत काम का पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If kinetic energy of body increases, if the kinetic energy of body increase and potential energy decreases continuously with the time, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो और पोटेंशियल एनर्जी घट रही हो लगातार टाइम के साथ, तो वर्क पॉजिटिव होता है बच्चों। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज लेस देन 90। हियर द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़े और पोटेंशियल एनर्जी घटे, सिंपल सी बात बोल रहा हूं,
जैसे ये हमारी अर्थ है, मान जाओ आप, और ये कोई बॉडी है, समझना मेरी बात को, इस बॉडी को यहां से छोड़ दो, वेट किधर होगा, mg नीचे होगा, रिलीज कर दोगे तो बॉडी नीचे आएगी, तो नीचे आते समय क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी इस केस में, क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी तो इसका इधर ही है। अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी, पहले बॉडी यहां थी, अब यहां आ गई, अब यहां आ गई, तो हाइट कम होती जा रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ऐसे केस में ऐसा तभी होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ऐसा तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल लेस देन 90 हो, तभी उसी केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इन दिस केस वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, फॉर, ये तो समझ में आ गई बात, ये यहां पर लिख दिया है, नोट कर लो आप इसे। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस and the potential energy decreases continuously with the time, then work done is said to be positive because theta is less than 90. Here displacement is in the direction of force, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो फोर्स की डायरेक्शन में ही जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और वर्क पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? सेकंड केस देखो इसका, इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम, if kinetic energy decrease and potential energy increase continuously with the time, फिर वही बात है, जैसे मैंने ये मान लिया है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये अर्थ है और ये कोई बॉडी, और बॉडी को हमने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बॉडी यहां से ऊपर की ओर जा रही है, जैसे यहां पर बॉडी, यहां से बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा होगी क्या कम, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, इसके कंपैरिजन में यहां वेलोसिटी कम होगी, और ऊपर गई यहां पर वेलोसिटी और कम होगी, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी वेलोसिटी घटेगी, क्यों, क्योंकि बॉडी जब ऊपर जा रही है तो इस पर फोर्स किधर है बच्चों, नीचे, फोर्स तो नीचे है, किसके बराबर, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है इसके वेट के बराबर, फोर्स तो नीचे, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो इधर हो गया, और बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जब अपोजिट होंगे, फोर्स तो इधर और बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो वेलोसिटी ऊपर जाते समय क्या होगी, ऊपर जाते समय वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी घटेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो, ऐसा तभी हो सकता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, तो उस केस में वर्क कैसा होगा मेरे बच्चे, नेगेटिव होगा। यहां तक बात क्लियर है, क्योंकि यहां पर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, नोट कर लो इस बात को। इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली विद द टाइम, then the work done is said to be negative, the work is done against the force because theta greater than 180, और थीटा 180 उस थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन, यहां पर फोर्स इधर है मेरे बच्चे और डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है, वर्क नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट सुनिएगा, यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, सीजीएस यूनिट वर्क की और एनर्जी की बेटे अर्ग होती है। यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है, और 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में वर्क और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर।
एक न्यूटन में कितने डाइन है? 10 पावर 5। एक सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर 10 पावर 2 इक्वल टू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2 तो 10 पावर 7 अर्ग। इसका मतलब 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है बच्चों। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन कितना लिखेंगे बड़े बच्चे? 1 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। मीटर को सेंटीमीटर लिखेंगे तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 10 पावर 5 10 पावर 2 10 पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है अर्ग। क्लियर है? 1 जूल इक्वल टू होता है 10 पावर 7 अर्ग। नोट कर लो इस बात को, इस बात को नोट कर लो आंख खोल करके। नोट कर लिया? एक और यूनिट है बच्चों वर्क की, KWH, किलो वाट आर। किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब आर, इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, KWH को और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यहां देखिएगा फिर से, KWH भी वर्क की यूनिट है, बड़ी यूनिट है, किलो वाट आर। K का मतलब किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब आर। KWH इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की बड़ी यूनिट है KWH। किलो वाट आर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है ना, बिजली वाला मीटर जिसमें यूनिट बनते हैं, तो एक्चुअल में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या KWH, किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंजप्शन मेजर करने के लिए वर्क की यूनिट हम KWH यूज करते हैं, और 1 KWH को 1 यूनिट भी कहा जाता है, या फिर इसको 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 1 KWH इक्वल टू 1 किलो। ध्यान देना, किलो इंटू W का मतलब वॉट और H का मतलब आर। ध्यान देना मेरी बात पर बच्चों। 1 किलो, किलो को हटाऊंगा तो 10 की पावर 3 लिख दूंगा, इंटू वॉट को लिखूंगा, वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड। 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड, और 1 आर को लिखूंगा 3600 सेकंड। 1 आर इक्वल टू 3600 सेकंड होते हैं, तो सेकंड से सेकंड कट गया, इक्वल टू कितना हुआ? 1 2 3 पॉइंट छोड़ करके डेसिमल लगा दो, इसको 3.6 अरे मैंने डेसिमल यहां लगा दिया 3 डिजिट छोड़ करके, 1 2 3, 3 पावर तो यहां से और 3 पावर यहां से, 10 पावर 6। क्या बचा? सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या बचा? जूल। इसका मतलब ये हो गया 1 KWH बराबर होता है 1 KWH बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, और 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है ना। KWH और 1 यूनिट और 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। क्लियर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क और एनर्जी की छोटी यूनिट है बच्चों। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा दें, तो इसके द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, Q इंटू वी जूल। Q इंटू वी जूल, और Q की जगह पर क्या है? E इलेक्ट्रॉन है, तो E इंटू वी इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर -19,
और V पोटेंशियल 1 वोल्ट है, ये क्या लिख रहा है, जूल। तो इसका मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नोट करिए आप इस बात को। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नोट कर दिया, यस। एक यूनिट वर्क की और है बच्चों, रिडबर्ग। रिडबर्ग इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क एंड 1 रिडबर्ग इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कराने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड 1 रिडबर्ग एंड 1 रिडबर्ग बराबर होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर? नोट करते जाइएगा साथ साथ मेरे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो बच्चों। पॉइंट नंबर 4, इसको आप अंडरलाइन करिए और इसको नोट करिए और स्पेशली नोट करिए, बहुत अच्छी तरह से नोट करो इसको। यस, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए बॉडी और पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सेलेक्टेड फॉर क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इज 0 फॉर क्लोज्ड पाथ। दैट इज द वर्क डन बाय ए फोर्स in moving a body is independent of path selected, that is for closed path, work done is 0, then the force is said to be conservative force। कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स को बोलते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और फॉर कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर एक स्पेशल नोट लिख लो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है F इज इक्वल टू माइनस dW अपॉन, नोट करो बच्चों, अपॉन dx, या dx लिख लो, dr लिख लो, और F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, और F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr। एक ही बात है, dx या dr। वर्क, एनर्जी को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये इक्वल टू फोर्स होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये नोट कर लेना इस बात को, फिर से बोल रहा हूं, स्पेशली बोल रहा हूं, मैं स्पेशली बोल रहा हूं इस बात को, ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। इफ वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए बॉडी और पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सेलेक्टेड फॉर क्लोज पाथ, वर्क डन इज 0, देन फोर्स इज सेड टू बी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है? और एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है F इक्वल टू माइनस dW बाई dx या फिर माइनस du अपॉन dx। ये वर्क या एनर्जी, वर्क को x के रिगार्ड में डिफरेंशिएट कर दो तो फोर्स निकल आएगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है, माइनस यहां पर लगा हुआ है। ठीक है ना? वर्क डन बाई अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क का रिलेशन है बच्चों ये। ठीक है ना? यस। इफ द वर्क डन बाई ए फोर्स इन मूविंग ए बॉडी is depend upon path selected not for closed path, work done is not for closed path, then the force is said to be non conservative। और जितने भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं मेरे बच्चे, वो सब कैसे होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है ना, विस्कस फोर्स, ये
फ्रिक्शनल फोर्स जितने भी हैं वो कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं। इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए बॉडी इज डिपेंड अपॉन path selected for closed path work done is not zero, then force is said to be non conservative। और एग्जाम्पल है इसके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स एग्जाम्पल है किसके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बच्चों। पॉइंट नंबर 6 नोट करिएगा, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं बच्चों, ये बात सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं आप। ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दैट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है मेरे बच्चे, कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है चलते समय उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। और फोर्स किधर लगेगा, सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ। फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं, फोर्स और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर वर्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहां तक क्लियर है। ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन वर्क डन इज जीरो बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 7th पॉइंट देखें, 6th पॉइंट समझ में आ गया होगा। 6th पॉइंट का फिगर फिर से मैं बनाई दे रहा हूं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स सेंटर की तरफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, इसीलिए लाइन देखिए ये, ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। देन वर्क डन इज जीरो, वर्क डन बाय दिस सेंटीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज फोर्स इज नॉर्मल टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 7th पॉइंट नोट करिए आप, इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां पर एक लाइन लिखनी होगी बच्चों, इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट बट फोर्स इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो उस केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ये नोट कर देना, इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट बट वेरिएबल बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां पर एक नोट कर देना, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब फोर्स कांस्टेंट हो, तो उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन लगाया जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। 7th पॉइंट, इफ ए सिस्टम स्पेंड एनर्जी, इफ ए सिस्टम स्पेंड एनर्जी देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव, अगर किसी सिस्टम के द्वारा एनर्जी स्पेंड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे हम ये कहें ये अर्थ है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, और ये कोई बॉडी है, बॉडी, तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर कितनी बॉडी हो गई, 2, एक तो अर्थ और एक ये बॉडी, ये पूरा सिस्टम है, ये अर्थ और ये बॉडी पूरा एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। ध्यान से सुनना, अगर ये बॉडी यहां से नीचे आ रही हो तो यहां से नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पकड़ करके खींचना पड़ेगा, या आप इसको छोड़ दो, आप छोड़ दो, अपने आप आ जाएगी बॉडी, क्योंकि इस बॉडी पर फोर्स ये mg कौन लगा रहा है, ये अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, बॉडी नीचे आ रही है,
तो इस बॉडी को पकड़ करके लाना पड़ रहा है, या आप छोड़ दो, अर्थ अपने पास खींच लेगी। तो एनर्जी किसके द्वारा खर्च होगी यहाँ पर? इस केस में एनर्जी सिस्टम की स्पेंड होगी। इस सिस्टम की एनर्जी स्पेंड हो रही है क्योंकि बॉडी अपने आप से आ रही है। इस केस में एनर्जी सिस्टम के द्वारा एनर्जी खर्च की जा रही है। इस केस में वर्क क्या होगा? इफ एनर्जी स्पेंड द सिस्टम, इफ ए सिस्टम स्पेंड एनर्जी देन वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सिस्टम के द्वारा एनर्जी स्पेंड हो रही हो तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पर इस बॉडी को छोड़ दें आप तो बॉडी जब नीचे आएगी, यहां पर सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, सिस्टम की एनर्जी खर्च होगी। इस केस में, इस वाले केस में वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर नीचे आते समय बॉडी की काइनेटिक, क्योंकि ये अर्थ इस बॉडी को अपने आप खींच लेगी। आप यहां से छोड़ दो, इसे फ्री कर दो, बॉडी को छोड़ दो। छोड़ देंगे तो बॉडी को कौन खींच लेगा? ये अर्थ इस बॉडी को खींच लेगी। तो इस सिस्टम की एनर्जी खर्च हो रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो सिस्टम की एनर्जी स्पेंड होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर इसका उल्टा लें, जैसे अर्थ है ये, और यहां पर ये कोई बॉडी रखी है बच्चों, और इस बॉडी को हम यहां से यहां ले जाएं, यहां से इस जगह पर ले जाएं, यहां पर इस बॉडी को हम यहां ले जाएं, तो ये जो सिस्टम बना, ये वाला, ये पूरा सिस्टम है अर्थ, और ये बॉडी, ये भी तो सिस्टम ही है, ये भी तो बच्चों सिस्टम ही है। तो जब बॉडी यहां से ऊपर जाएगी तो यहां पर बॉडी को छोड़ दें तो क्या यहां से बॉडी अपने आप चली जाएगी ऊपर? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अर्थ के द्वारा इस पर फोर्स किधर लगाया जा रहा है? नीचे। ये जो फोर्स अर्थ नीचे लगा रही है इस पर mg के बराबर, तो क्या बॉडी यहां रखी रखी उड़ जाएगी ऊपर की तरफ? नहीं उड़ेगी, आपको पकड़कर खींच कर ले जाना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। इफ सिस्टम गेट्स एनर्जी, इसका मतलब इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि जैसे हमने पकड़ा और हम ऊपर ले गए इसे, तो एनर्जी हमारी खर्च हुई। हमारी एनर्जी खर्च होकर करके कहां गई? सिस्टम में आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी इन द होल यूनिवर्स विल रिमेन कंजर्व। क्लियर है ये बात? जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो हमारे द्वारा इस बॉडी को ऊपर ले जाया जाएगा, तो वर्क क्या करेगा? सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, और सिस्टम एनर्जी गेन करेगा तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो उस केस में वर्क नेगेटिव होगा। ये बात लिख दी है मैंने यहां। इफ ए सिस्टम गेट्स एनर्जी देन वर्क डन इज नेगेटिव। और सिस्टम एनर्जी कब गेन करेगा? जब वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो। एक्सटर्नल एजेंट जब, जैसे हमने इस बॉडी को ले गए ऊपर, तो एनर्जी हमारी खर्च हुई, हमारी एनर्जी खर्च होकर कहां चली जाएगी? सिस्टम में। तो सिस्टम को मिलेगी ना एनर्जी, और सिस्टम जब इफ ए सिस्टम गेट्स एनर्जी, जब सिस्टम को एनर्जी मिले तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना? वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बच्चों। 9th अगला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया अगर हम निकालें इसके नीचे का, तो इक्वल टू होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है बच्चों। और अगर ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस पर है तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अपर एरिया माइनस लोअर एरिया इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई, पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों पर ग्राफ है, तो ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया इक्वल टू होगा वर्क डन, और वर्क डन बराबर किसके होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट नोट करिएगा, अगला पॉइंट नोट करो बच्चों, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये भी मैं डिस्कस करूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ये पॉइंट डिस्कस करूंगा बच्चों। नोट कर लीजिए आप इसे पहले, ये पॉइंट नोट करो, बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो डिस्कस करा रहा हूं। जैसे ये पॉइंट नंबर 11 ये डिस्कस करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको, फिर से मैं डिक्टेट करूंगा
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक यूनिट आएगा आगे, मैं उसमें डिस्कस करूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। जैसे मैंने ये कहा बच्चों कि ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर समझते हो, गैस सिलेंडर मान जाओ या गैस सिलेंडर मान लो या पंप मान लो साइकिल की, और इसमें एक पिस्टन लगाइए, पिस्टन समझते हो, ये पिस्टन लगाए, यहां पर पिस्टन, इसमें कोई गैस भरी हुई है मान जाइए आप, जिसका प्रेशर P है और इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इस पिस्टन का एरिया A है। इस गैस को हमने थोड़ी सी हीट दे दी जिससे पिस्टन ऊपर खिसक गया, ऊपर सरक गया। पहले पिस्टन यहां था, अब पिस्टन यहां से शिफ्ट होकर के ऊपर पहुंच गया यहां, अब गैस एक्सपेंड हो गई ना ये। पहले पिस्टन यहां था, इस जगह पर था, अब पिस्टन यहां पहुंच गया, यहां से शिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया। ये डिस्प्लेस यहां से इसकी डिस्टेंस x है और इस पिस्टन का एरिया A है बच्चों। तो इस पूरी गैस का वॉल्यूम कितना हो गया V2, पूरी गैस का वॉल्यूम V2 है। ये V2 किसका है, पूरी गैस का है। तो इतना हिस्सा किसका हो गया, इतना हिस्सा, ये वाला पार्ट कौन सा है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो गया ये। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जरा ध्यान से सुनना। और प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बच्चों जानते हो। तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह पर, इस फोर्स की जगह पर यहां से प्रेशर इंटू, इस फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया लिख रहा हूं। तो इस फोर्स की जगह पर मैं लिख रहा हूं प्रेशर इंटू एरिया और इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, जरा गौर से देखना। W इज इक्वल टू प्रेशर तो कितना है P, एरिया कितना है A और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये x इंटू एक्स। और ये वाला एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पार्ट का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और इस वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना है, इस वाले हिस्से का वॉल्यूम डेल्टा V है, V2 माइनस V1 है, इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। क्लियर हो गई होगी बात। ये पॉइंट नोट कर लिया जाए बच्चों, ये पॉइंट नोट कर लिया जाए। यही बात लिखी है मैंने यहां पर। ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, पहले पिस्टन यहां था, हमने इस गैस को हीट दी है, तो ये पिस्टन, ये वाला पिस्टन शिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट x है। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, अब फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। तो इतने पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज इन वॉल्यूम है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पर लिखा है मैंने प्रेशर इंटू एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतने की जगह पर मैंने डेल्टा V लिख दिया है और ये प्रेशर है P। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह पर डेल्टा V लिख दिया है। और डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू P। और चेंज इन वॉल्यूम की जगह पर लिख सकता हूं V2 माइनस V1, इतने क्या, जूल। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, किसी सॉलिड को या लिक्विड को हम दबाएं, कंप्रेस करें नहीं कर सकते। तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो इसलिए किसी सॉलिड को या किसी लिक्विड को कंप्रेस करने में वर्क कितना होगा, 0, क्योंकि उसके वॉल्यूम में चेंज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। बट इन केस ऑफ गैसेस वर्क इज टू मच, क्योंकि गैसों को हम बहुत मतलब आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, उनमें चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए गैसेस को कंप्रेस करने में वर्क क्या होगा, टू मच मींस ज्यादा होगा। ठीक है ना, यहां तक बच्चों नोट कर लें और इस वीडियो को यहां तक ठीक से एक दो बार सुन लें आप, तो यहां से आगे की बात मेरी समझ आएगी आपको। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कराएंगे बच्चों, और इसके बाद एक दूसरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कराएंगे पावर, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। मैं बात की आज वर्क की, नेक्स्ट वीडियो में हम पावर की बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तब तक के लिए इस वीडियो को सुने ठीक से
ठीक है।